आज केमिस्ट्री क्लास 12 का अभ्यास प्रश्न का शुरुआत करते हैं, जिसका पहला प्रश्न है कि अक्रिस्टलीय पद को परिभाषित कीजिए। अक्रिस्टलीय ठोसों के कुछ उदाहरण दीजिए। तो हम जब इसका उत्तर लिखेंगे तो बता सकते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोसों में संरचनात्मक इकाई एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थित नहीं होती है, अतः इस प्रकार के ठोस की ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है। इसमें लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है तथा इनके गलनांक बहुत तीक्ष्ण नहीं होते हैं। ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। उदाहरण में कांच, रबड़, प्लास्टिक, मोम और स्टार्च इत्यादि लिख सकते हैं। प्रश्न 2 है, कांच क्वार्ट्ज जैसे ठोस से किस प्रकार भिन्न है? किन परिस्थितियों में क्वार्ट्ज को कांच में रूपांतरित किया जा सकता है? तो आप इसके आंसर में बता सकते हैं कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, जबकि क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय ठोस है। यद्यपि अवयवी तत्व सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड ठोसों दोनों में एक समान होता है, फिर भी दोनों का व्यवहार भिन्न होता है। इसका कारण यह है कि कांच में लघु परास व्यवस्था होता है तथा क्वार्ट्ज में दीर्घ परास व्यवस्था होता है। क्वार्ट्ज को कांच में परिवर्तित करने के लिए पहले इसे गर्म करके पिघलाते हैं, फिर इसके बाद से शीघ्रता से ठंडा करते हैं, तो क्वार्ट्ज जो होता है कांच में बदल जाता है। उसके बाद से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ठोसों का वर्गीकरण आयनिक, धात्विक, आणविक, सहसंयोजक और अक्रिस्टलीय में कीजिए। यह प्रश्न है जिसमें आपके पहला टेट्रा फास्फोरस, डेका ऑक्साइड, अमोनियम फास्फेट, सिलिकॉन कार्बाइड, आयोडीन, फास्फोरस, प्लास्टिक, ग्रेफाइट, पीतल, रुबिडियम, लिथियम ब्रोमाइड और सिलिकॉन आपका दिया गया है। तो इसके नाम में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे फास्फोरस पेंटा जो ऑक्साइड है यह आणविक ठोस है, अमोनियम फास्फेट आयनिक ठोस है, सिलिकॉन कार्बाइड सहसंयोजक ठोस है, आयोडीन आणविक ठोस है, फास्फोरस भी आणविक ठोस है, प्लास्टिक अक्रिस्टलीय ठोस है। उसके बाद से आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो आगे जो बातें आ रही है, ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट आपका सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस है, पीतल आपका धात्विक ठोस है, रुबिडियम धात्विक ठोस है, लिथियम ब्रोमाइड आयनिक ठोस है और सिलिकॉन सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस है। प्रश्न 4 कहता है कि उप सहसंयोजक संख्या क्या अर्थ होता है? दूसरा, निम्नलिखित परमाणुओं की उप सहसंयोजक संख्या क्या होती है? इसमें कह दिया है जब एक घनीय निबिड़ संकुलन संरचना होगा और एक अंतःकेंद्रित घनीय संरचना होगा। तो पहला तो उप सहसंयोजक संख्या में बता सकते हैं कि किसी क्रिस्टल में उपस्थित परमाणुओं के चारों ओर उन परमाणुओं की संख्या जो केंद्रित परमाणु को छूते हों उस परमाणु की उप सहसंयोजक संख्या कहलाती है। आयनिक क्रिस्टल में केंद्रीय आयन के चारों ओर विपरीत आवेश के आयनों की संख्या को उस केंद्रीय आयन की उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं। एक घनीय संकुलित संरचना, दूसरा दिया गया है ना, कह रहे हैं ना कि एक घनीय संकुलित संरचना अर्थात सीसीपी में उपस्थित परमाणुओं के चारों ओर 12 परमाणु उपस्थित होते हैं जो उनकी उप सहसंयोजक संख्या कहलाती है। यानी एक घनीय संकुलित संरचना में उप सहसंयोजक संख्या 12 होती है। अगला आपका दिखाता है कि एक अंतः केंद्रित घनीय संरचना अर्थात बीसीसी में केंद्रित परमाणु के चारों ओर उपस्थित परमाणुओं की संख्या 8 होती है, जो इस संरचना में परमाणु की उप सहसंयोजक संख्या कहलाती है। उसके बाद से जो अगला प्रश्न के पास हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है और कहा जा रहा है इसमें, प्रश्न नंबर जो 5 है, ये 5 नंबर जो क्वेश्चन है, कहा जा रहा है इसमें कि यदि आपको किसी
अज्ञात धातु का घनत्व और एकक कोष्ठिका का विमाय ज्ञात हो तो क्या आप उसके परमाणुक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, तत्व का परमाणुक द्रव्यमान ज्ञात करना है तो माना कि तत्व का परमाणु द्रव्यमान m है और आप जानते होंगे तत्व का घनत्व d है। घनीय जालक की विमा की लंबाई a मान लेते हैं। घनीय जालक की आयतन भाई v होता है a क्यू मान लेते हैं। जब आप लंबाई a माने हैं तो आयतन a क्यू हो जाएगा। घनीय जालक का घनत्व तत्व के घनत्व के बराबर होगा। तो जालक का द्रव्यमान जो आएगा, द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन। तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान होता है परमाणु भार गुणे अवगाद्रो संख्या। तो अवगाद्रो संख्या का मान 6.023 गुणे 10 के पावर 23 होता है। तो जालक का द्रव्यमान बराबर जालक में परमाणु की संख्या गुणे प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान। तो m गुणे 2m। तो m बराबर आ जाएगा अवगाद्रो संख्या गुणे आयतन बटा गुणे d बटा में आपका जो होगा ये प्रभावी कणों की संख्या हो जाएगा। तो m बराबर इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब उसके बाद से नेक्स्ट जो बातें आपका पूछ रहा है तो इस तरीके से इसका जो आप देख रहे हैं कि 4 अगर जेड का मान आता है तो ये एफसीसी के लिए होगा, 2 आता है तो बीसीसी के लिए होगा। जेड का मान अगर 2 लेते हैं तो आप समझ जाइएगा कि इसके लिए लिया गया है। प्रश्न नंबर आपका 6 कहता है और ये 6 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी क्रिस्टल की स्थिरता उसके गलनांक के परिमाण द्वारा प्रकट होती है। टिप्पणी कीजिए। किसी आंकड़ा पुस्तक से जल, एथिल अल्कोहल, डाई एथिल ईथर तथा मेथेन के गलनांक एकत्र करें। इन धातुओं के मध्य अंतराणविक बलों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए, तो इसका उत्तर में आप लिख सकते हैं। माने आपको जल इकट्ठा करना है, एथिल अल्कोहल, डाई एथिल ईथर और मेथेन, और गलनांक इसको ज्ञात करके बताना है कि इसमें अंतराणविक बल किसमें अधिक होगा, किसमें कम होगा। तो किसी उत्तर में किसी क्रिस्टल जालक का गलनांक जितना अधिक होता है उसकी स्थिरता उतना ही अधिक होती है। इसका कारण यह है कि किसी क्रिस्टल का गलनांक उसमें उपस्थित अंतराणविक बलों से संबंधित होता है। इन बलों के द्वारा ही क्रिस्टल के कण आपस में बंधे होते हैं। जब गलनांक अधिक होता है तो अंतराणविक बल अधिक प्रबल होते हैं तथा परिणाम स्वरूप क्रिस्टल अधिक अस्थायी होते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई पूछता है तो ये चीज़ को हम लोग बता सकते हैं। इसमें कुछ और बातें हैं, देखते हैं हम लोग इस बातों को भी। दिखा रहा है इसमें कि दिए गए पदार्थ के गलनांक निम्न प्रकार हो सकते हैं। ठोस जल यानी जल या बर्फ का गलनांक 273 केल्विन, एथिल अल्कोहल का गलनांक 1557 केल्विन, डाई एथिल ईथर का गलनांक 1568 केल्विन और मेथेन का 90.5 केल्विन आपका है। यानी कह सकते हैं कि पदार्थों के गलनांक द्वारा स्पष्ट होता है कि इन पदार्थों में अंतराणविक बलों की परिमाण निम्नलिखित क्रम में होगा। सबसे कम जो गलनांक है वो आपका है बर्फ का, तो ये सबसे अधिक गलनांक 200 केल्विन इसका है। उसके बाद से डाई एथिल, उसके बाद से एथिल अल्कोहल, सबसे कम आपका जो होगा। तो इस तरीके से बता सकते हैं कि बर्फ और एथिल अल्कोहल में अंतराणविक बलों का परिमाण सबसे अधिक होगा। इन दोनों में हाइड्रोजन आबंध होने के कारण गलनांक उच्च होता है। बर्फ का गलनांक एथिल अल्कोहल से अधिक होता है क्योंकि बर्फ में जल अणुओं के मध्य प्रबल हाइड्रोजन आबंध होता है। डाई एथिल ईथर एक ध्रुवीय अणु है तथा इनके अणुओं के मध्य स्थिर अंतराणविक बल द्विध्रुव अन्योन क्रिया से उत्पन्न होते हैं। मेथेन अणु की प्रकृति ध्रुवीय होती है। डाई एथिल ईथर अणु के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स आबंध होते हैं अतः मेथेन का गलनांक कम होता है। उसके बाद से निम्नलिखित युग्म के पदों में कैसे विभेद करेंगे? षटकोणीय निबिड़ संकुलन और घनीय निबिड़ संकुलन। तो आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। अब तो देखिए, षटकोणीय निबिड़ संकुलन और घनीय निबिड़ संकुलन में तो हम लोग बता सकते हैं कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन में ए बी पैटर्न होता है, जबकि घनीय निबिड़ संकुलन में जो होता है ए बी सी पैटर्न होता है। तो एक अंतर आप बता सकते हैं। उसके बाद से दूसरा जो आपके दिखा रहा है, दूसरा जो अंतर है वह दिखा रहा है इसमें कि क्रिस्टक जालक और जो एकक कोष्ठिका है उसमें क्या अंतर है।
क्रिस्टक जालक और एकाकोष्ठिका में अंतर। तो क्रिस्टक जालक अवयव का व्यवस्थित क्रम होता है जो 3 आयनों में उपस्थित होता है। जो एकाकोष्ठिका के बारे में, तो त्रिआयाम में छोटे से छोटा भाग जिनको मिला करके क्रिस्टक जालक बनता है वो आपके एकाकोष्ठिका कहलाता है। तो एकाकोष्ठिका जो होता है छोटा छोटा संरचना होता है, यही एकाकोष्ठिका का चित्र भी आपका है। इसी में आपका तीसरा प्रश्न भी दिया गया था, तीसरा भी अंतर हम लोग को बताना है। तो तीसरा अंतर यह है कि चतुष्फलकीय रिक्तिका और अष्टफलकीय रिक्तिका। तो जब हम प्रथम परत पर दूसरी परत रखते हैं तब दूसरी परत के अवयव प्रथम परत पर बनी रिक्तिका पर रखे जाते हैं। प्रथम परत के अवयव अन्य 6 अवयव को छूते हैं, अतः प्रत्येक परत में 6 रिक्तिका उपस्थित होता है और दूसरे परत में केवल 3 रिक्तिका उपस्थित होती है। तो दूसरी परत में 2 प्रकार की रिक्तिका होती है, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। हम जानते होंगे चतुष्फलकीय जो रिक्तिका होता है 3 गोले से मिलकर बनता है, 3 नीचे होता है, 1 ऊपर होता है, और जो अष्टफलकीय होता है वह 6 गोलों से मिलकर के बना होता है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो इस चीज को आप बता देंगे। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पर 1.8, निम्नलिखित जालकों में प्रत्येक एकाकोष्ठिका में कितने जालक बिंदु होते हैं? फलक केंद्रित घनीय में, फलक केंद्रित चतुष्कोणीय में और अंतः केंद्रित में। तो देखते हैं कि इसमें कितने जालक बिंदु होते हैं। तो सबसे पहले जालक बिंदु के लिए हम लोग चलते हैं कि क्लास 12 केमिस्ट्री का आज अंतिम वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित जालकों में से प्रत्येक की एकाकोष्ठिका में कितने जालक बिंदु होते हैं? फलक केंद्रीय घनीय में, फलक केंद्रीय चतुष्कोणीय में और अंतः केंद्रीय में। तो इसमें पूरा कितने जालक बिंदु होते हैं? जालक बिंदु का मतलब जितने कण उपस्थित होते हैं उसी को हम लोग जालक बिंदु कहते हैं। तो देखिए पहला और दूसरा यानी दोनों जो आपके पहला दूसरा का प्रश्न है दोनों को उत्तर सेम होगा। यानी फलक केंद्रीय घनीय या फलक केंद्रीय चतुष्कोणीय में जालक बिंदु 8 कोने पर 6 फलक पर यानी कुल मिलाकर के 14 होंगे, जबकि प्रभावी कणों की संख्या निकालते हैं आगे तो आपके 4 हो जाएंगे। उसके बाद से हालांकि जो तीसरा नंबर होगा अंतः केंद्रित में जालक बिंदु 8 कोने पर और 1 केंद्र पर पूरा 9 होते हैं, और अगर अगर प्रभावी कणों की संख्या निकालेंगे तो आपके 2 होते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिखा रहा है, इसमें प्रश्न संख्या 8 है। कहता है कि धात्विक और आयनिक क्रिस्टलों में समानता और विभेद के आधार पर समझाना है। दूसरा है आयनिक ठोस कठोर और भंगुर क्यों होते हैं? तो धात्विक और आयनिक क्रिस्टलों में समानता, तो पहला आप कह सकते हैं धात्विक और आयनिक क्रिस्टलों में अंतर आयन आकर्षण बल होता है। आयनिक क्रिस्टलों में विपरीत आयन के मध्य आकर्षण बल होता है। धातुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉनों के स्वतंत्र होने के कारण धनायन उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण आकर्षण बल उत्पन्न होता है, अतः इनके गलनांक ऊंच होते हैं। दोनों प्रकार के क्रिस्टल अदिश होते हैं। ये समानता। असमानता के आधार, तो पहला आयनिक क्रिस्टल में आयन स्वतंत्र रूप में गति नहीं करते, अतः ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। ऐसे क्यों चालन नहीं करते हैं? ऐसा गलित या द्रव अवस्था में संभव है जब आयन स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। धातुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र गति कर सकता है, अतः ठोस अवस्था में भी धातु विद्युत के चालक होता है। बता सकते हैं आयनिक आबंध प्रबल होते हैं जबकि धात्विक आबंध दुर्बल होते हैं। दूसरा आपका जो दिया गया है कि जो आपके आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर क्यों होते हैं, तो आयनिक आबंध कठोर होता है क्योंकि विपरीत आवेशित आयनों के मध्य प्रबल वैद्युत स्थिति की आकर्षण बल होता है। यही कणों के आपस में प्रबलता से बांधे रखता है। आयनिक ठोस भंगुर होते हैं, इसका कारण यह है कि उन पर बल लगाए जाने पर आयनिक परतें एक दूसरे के ऊपर फिसलने लगती है। परिणाम स्वरूप समान आवेशित आयन एक दूसरे के समीप आ जाते हैं तथा प्रतिकर्षण उत्पन्न करते हैं, इस कारण क्रिस्टल टूट जाते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट प्रश्न आता है 10 नंबर, निम्नलिखित के लिए धातु के क्रिस्टल में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। सरल घनीय में
संकुलन क्षमता हम लोग निकाल चुके हैं। सरल घनीय में जो संकुलन क्षमता होता है उसका मान 52.4% होता है, अंतः केंद्रित में 68% होता है और फलक केंद्रीय में 74% होता है। आप इसको निकाल चुके हैं, कॉपी में आप देख सकते हैं। उसके बाद से आगे जो आपका प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर जो नेक्स्ट होता है, प्रश्न नंबर जो 11 होता है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए 11 क्वेश्चन आपका कहता है कि चांदी का क्रिस्टलीकरण एफसीसी जालक में होता है यदि इसकी कोष्टिका के कोरों की लंबाई 4.07 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर तथा घनत्व 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की हो तो चांदी का परमाणुक द्रव्यमान निकालना। तो पहले हम लोग जब एफसीसी लिखा है तो इसमें प्रभावी कणों की संख्या जो निकालते हैं तो 4 आ जाता है। कोरों की लंबाई जो आप देख रहे हैं 4.07 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है। आयतन आप देख ही रहे हैं, हालांकि जब ए का मान दिया है तो भुजा की होता है तो निकालेंगे तो इतना आ जाएगा 6.74 × 10⁻23। तो एका कोष्टिका का द्रव्यमान आयतन गुणे घनत्व से, तो आयतन आप देख ही रहे हैं, घनत्व 10.5 दिया गया है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं परमाणुक द्रव्यमान। तो परमाणु लिख सकते हैं द्रव्यमान बराबर परमाणुक द्रव्यमान गुणा अवगाद्रो संख्या। तो एका कोष्टिका का द्रव्यमान गुणा अवगाद्रो संख्या बट्टा में जेड। तो द्रव्यमान देख ही रहे हैं, द्रव्यमान आपका इतना है। अवगाद्रो मान जब आप हल किए हैं पूरा तो इतना मान आ गया आपका 7.077। एका कोष्टिका का द्रव्यमान यहाँ से जब आप हल करेंगे तब तो आ जाएगा। अवगाद्रो संख्या का मान आप जानते ही होंगे 6.023 × 10⁻³ और एफसीसी है तो जेड का मान 4 भाग दिया जाएगा तो 106.56 ग्राम प्रति मोल आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है 12 नंबर है। कहता है कि एक घनीय ठोस 2 तत्व P और Q से बना है। घन के कोने पर Q परमाणु और अंतः केंद्र पर P परमाणु स्थिर है। इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? P और Q की उप सहसंयोजक संख्या क्या होगी? देखिए Q कोना पर है तो कोना पर 1/8 × 8 1 हो जाएगा। P आपका केंद्र पर है तो केंद्र का 1, तो सूत्र होगा दोनों का 1 है तो P के नीचे भी है Q के नीचे, तो PQ संयोजक संख्या निकटी परमाणु की संख्या के बराबर होता है। तो उप सहसंयोजक संख्या P और Q के परमाणु के लिए 8 हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि नायोबियम का क्रिस्टलीकरण अंतः केंद्रीय घनीय संरचना में होता है यदि इसका घनत्व 8.55 ग्राम सेंटीमीटर -Q हो तो इसके परमाणुक द्रव्यमान 93 U का प्रयोग करके परमाणु त्रिज्या की गणना कीजिए। तो पहले परमाणु द्रव्यमान m का मान 93 U दिया है, माना एक कोष्टिका की कोर की लंबाई सेंटीमीटर में, चाहे जो भी आप मानेंगे सेंटीमीटर में हम लोग मान लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पर दिया गया एका कोष्टिका का घनत्व आप जानते होंगे द्रव्यमान बटा आयतन। फिर आप यहाँ से एका कोष्टिका का द्रव्यमान निकालेंगे तो परमाणु संख्या जो यहाँ पर देख रहे हैं गुणे प्रति परमाणु आयन जेड गुणे m, या प्रति परमाणु द्रव्यमान m बराबर परमाणु द्रव्यमान बटा में अवगाद्रो संख्या, या m बराबर परमाणु द्रव्यमान को कैपिटल M से अवगाद्रो के इतना और परमाणु द्रव्यमान दिया गया अवगाद्रो का इतना मान होता है। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। बीसीसी में प्रभावी कणों की संख्या 2 होता है तो एका कोष्टिका का द्रव्यमान निकालेंगे 2 × m, तो 2 और m का मान जो ये टोटल आया उसको रख देंगे। एका कोष्टिका का आयतन AQ, तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व, द्रव्यमान जो आपका है टोटल आप रख देंगे, घनत्व जो आपका दिया है ये 8 दशमलव जो दिया गया है उसको लिख दिया गया है। और उसके बाद से जब आप इसको हल करेंगे, हालांकि Q है तो आप इसको हल करेंगे तो कड़ी में चला जाएगा इतना, और A बराबर परमाणु त्रिज्या R बराबर पढ़ेंगे कड़ी में 3/4 A का मान आप इसमें रख देंगे, हल करेंगे तो R का मान आपका 14.29 लगभग आ जाएगा। 14.29 आपका इसका आंसर आ जाएगा, दिख ही रहा है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर आपका जो है 11 है। 11 कहता है 14 है, यदि अष्टफलकीय रिक्तिका की त्रिज्या R हो तथा निबिड़ संकुलन में परमाणु की त्रिज्या R हो तो स्मॉल और कैपिटल R में संबंध बताइए। तो देखिए ये अष्टफलकीय होता है तो आप कोण ABC 90 डिग्री, आप देखिए ये यहाँ पर है, B यहाँ पर है, C यहाँ पर है, यहीं पर आपका 90 डिग्री का कोण बना है। और कोण CAB भी 90, CAB का मतलब C ये है, A है, B है, तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण आपका बना है, 45 डिग्री का बनेगा। तो आप त्रिभुज BCA में देखिए B यहाँ पर है, C यहाँ पर है, A यहाँ पर है। अगर हम लोग cos
CAB ले लें, यानी CAB यानी ए अगर ले लें तो AB बटा यानी आधार बटा कर्ण, तो AB बटा AC, AB बटा AC आ गया cos 45। और AB का मान आप लिखना चाहते हैं, AB का मान तो यहाँ से देखिए कैपिटल R है और ये स्मॉल r है, तो कैपिटल R प्लस कैपिटल R दोनों R को आप ऐड कर देंगे और नीचे जो आपका AC होगा ये कैपिटल R और ये आपका इतना हो जाएगा। तो cos 45 बराबर 2R और जोड़ देंगे और नीचे 2R प्लस स्मॉल 2R हो जाएगा। उसके बाद से आप इसको और आगे बढ़ाएंगे तो देख रहे हैं यहाँ पर कि 1 बटा करनी में 2 cos 45 को होता है 2R बटा 2R। उसके बाद से तीसरा गुना करेंगे तो करनी में 2 पलट दिया गया है। उसके बाद से आप इसको हल करते चले जाएंगे तो स्मॉल r बराबर आपका आ जाएगा 0.414 कैपिटल R, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। 15 दिखाता है कि कॉपर FCC जालक रूप में क्रिस्टलीकृत होता है जिसके कोर की लंबाई 3.61 × 10 के पावर -8 सेंटीमीटर है। यह दर्शाइए कि गणना किए गए घनत्व के मान तथा मापे गए घनत्व में समानता है। तो चलिए एक कोष्ठक की कोर की लंबाई तो इतना दे दिया 3.61 × 10 के पावर -8। एक कोष्ठक का आयतन निकाल लेंगे तो कोर की लंबाई का क्यू कर देंगे तो ये क्यू बराबर 4.7046 × 10 के पावर -23। और इसमें भाई आप FCC है तो प्रभावी कणों की संख्या 4 आ जाएगा। तो कॉपर परमाणु के द्रव्यमान आप पढ़े होंगे, द्रव्यमान बटा होगा ध्रुव संख्या, तो इससे आपका द्रव्यमान इतना निकल जाएगा। कॉपर क्रिस्टल का घनत्व तो द्रव्यमान बटा आयतन 8.97 × 10 के पावर ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू आ जाएगा। उसके बाद से अगला क्वेश्चन आपको दिखाता है 16 नंबर के विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ कि निकिल ऑक्साइड का सूत्र Ni 0.98 ऑक्सीजन 1.00 है। निकिल आयनों की कितना अंश निकिल के ऊपर 2+ और निकिल के ऊपर 3+ के रूप में विद्यमान है। तो हल जब करेंगे तो निकिल 0.98 ऑक्सीजन 1.00 एक नॉन स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल है और N+2 और या O पर -2 आयन का संगठन 98 संबंधे 100 है। ये बता देगा 98 संबंधे 100 है। निकिल आयनों में माना X Na+2 आयन है और 98 - X Na3+ आयन है। क्योंकि Na 0 9.8 और Na100 एक उदासीन क्रिस्टल है तो Na के ऊपर 2+ और Na के ऊपर 3+ आयनों पर उपस्थित धन आयन ऋणात्मक आवेश के बराबर होते हैं। तो X × 2 प्लस 98 - X के ऊपर 3 × 100 × 2 पूरा हल करेंगे तो X का मान 94 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आता है 98 निकिल आयनों में 94 निकिल 2+ आयन और 4 निकिल 3+ आयन होते हैं। तो प्रतिशत निकिल पर 2 94 बटा 98 × 100 लगभग 96% निकिल 3 4% आ जाएंगे निकिल 3। तो 96% निकिल 2+ ये आपके आ जाएंगे। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि अर्धचालक क्या होते हैं। दो मुख्य अर्धचालक का वर्णन कीजिए और इनकी चालक क्रियाविधि में विभेद कीजिए। तो बता सकते हैं अर्धचालक वे ठोस होते हैं जिनकी चालकता चालक और विद्युत रोधी के बीच होती है, अर्थात 10⁻⁶ से 10⁴ ओम प्रति मीटर के मध्य परास होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। M प्रकार का अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम 14वें वर्ग से संबंधित तत्वों को जब 15वें वर्ग के तत्व जैसे P अथवा आर्सेनिक के साथ अपमिश्रित किया जाता है या 5 संयुक्ता वाले तत्वों को मिलाया जाता है तो उत्पन्न अर्धचालक N प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। चिन्ह ऋणात्मक आवेश को दर्शाता है। वर्ग 15 का तत्व 1 इलेक्ट्रॉन अधिक रखता है, यह इलेक्ट्रॉन चालक में वृद्धि करता है। P प्रकार का अर्धचालक होता है तो वर्ग 13 के तत्व केवल 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिक्त या इलेक्ट्रॉन छिद्र कहलाते हैं। ये छिद्र क्रिस्टल में आसानी से गति कर सकते हैं जिससे विद्युत चालकता उत्पन्न होती है। जब सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम को वर्ग 13 के तत्व जैसे बोरान एल्युमिनियम अथवा गैलियम के साथ अपमिश्रित किया जाता है तब चालक में वृद्धि हो जाती है। ऐसे अर्धचालक की चालकता तापमान में वृद्धि से बढ़ती है जबकि धातुओं की चालकता तापमान में वृद्धि से घटती है। ये अर्धचालक P प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं जहाँ P धनायन आवेश को प्रदर्शित करता है। उसके बाद से प्रश्न 18 हम लोग देखते हैं। प्रश्न 18 है कि नॉन स्टाइकियोमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड यानी CO2O प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। इसमें कॉपर तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 से कुछ कम है। क्या आप इस तत्व की व्याख्या कर सकते हैं कि यह पदार्थ P प्रकार का अर्धचालक है कि क्या।
देखिए अनुपात 2:1 से कम अनुपात ये प्रदर्शित करता है कि क्यूप्रस ऑक्साइड में कुछ कॉपर प्लस क्यूप्रस आयन के स्थान पर Cu2 प्लस क्यूप्रिक आयन है। विद्युत उदासीनता को रखने के लिए प्रत्येक 2 कॉपर आयन के स्थान पर एक Cu2 प्लस आयन रखा जाता है। इस व्यवस्था में एक रिक्तता उत्पन्न होती है। इस रिक्तता के कारण चालकता उत्पन्न होती है या पी प्रकार के अर्धचालक उत्पन्न होता है, क्योंकि खाली स्थान इसमें बच जाता है। प्रश्न 19 है, फेरिक ऑक्साइड आयन के षटकोणीय निबिड़ संकुलन में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसके 3 अष्टफलकीय रिक्तता में से 2 पर फेरिक आयन होते हैं। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है, आप बता सकते हैं कि माना कि H+ संरचना में O2- आयनों की संख्या 30 है और अष्टफलकीय रिक्तता 30 होगी। लेकिन हम लोग जानते होंगे कि अगर 2/3 भाग फेरिक आयन द्वारा ग्रहण किया गया था, फेरिक आयनों की संख्या जब निकालेंगे तो 2/3 × 30 तो 20 हो जाएगा। तो Fe2O3 इसका सूत्र होगा। 20 आया तो 2 नीचे और 30 है तो आप सबसे अनुपात 2:3 के अनुपात में आ जाएगा। चलिए प्रश्न 20 आपका कहता है, निम्नलिखित को पी प्रकार या एन प्रकार के अर्धचालकों में वर्गीकृत कीजिए। तो ये भी बहुत ही सिंपल प्रश्न है, देख लेते हैं हम लोग कि इनिडियम से डोपिंग जर्मेनियम वर्ग 14 का तत्व है और इनिडियम वर्ग 13 का तत्व है। क्लोरीन के साथ इनिडियम का डोपिंग करने पर जालक में इलेक्ट्रॉन रिक्तिका या इलेक्ट्रॉन छिद्र उत्पन्न होता है, अतः ये पी प्रकार का अर्धचालक है। और दूसरा सिलिकॉन से डोपिंग बी, तो बी वर्ग 13 का तत्व है जबकि सिलिकॉन वर्ग 14 का तत्व है। डोप्ड पदार्थ सामान्य इलेक्ट्रॉन संचय क्रिया विधि के द्वारा विद्युत का चालन करता है तथा यह प्रकार का अर्धचालक बनाता है। 21 प्रश्न है, सोना जिसकी 0.144 नैनोमीटर फलक केंद्रीय एका कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होता है, तो इसकी कोष्ठिका की कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो फलक केंद्रिकीय एका कोष्ठिका के लिए ए का मान 2 कलनी में 2 r होता है। 2 गुणे कलनी में 2 का मान 1.414 और आर का मान 0.14 नैनोमीटर होता है। गुणा करेंगे 0.407 नैनोमीटर, या नैनोमीटर को आप हटाएंगे 10 के ऊपर 4.07 को 10 के ऊपर मान 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एका कोष्ठिका कोर की लंबाई 4.07 × 10 के ऊपर -8 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट जब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर कि बैंड, आपके अगला प्रश्न आता है कि बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक रोधी चालक और अर्धचालक में क्या अंतर है। तो आप बता सकते हैं, पहला विद्युत रोधी पदार्थों में पूरी संयोजक बैंड और आयामी उच्च रिक्त बैंड के मध्य अंतराल अधिक होता है, जबकि चालकों में पूरी ऊर्जा बैंड और आगामी उच्च रिक्त बैंड के मध्य अंतराल कम होता है। और दूसरा चालक में अंतराल बहुत कम या दूसरे में अध्यासित होता है, जबकि अर्धचालक में कम अंतराल होता है। उचित उदाहरणों द्वारा निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। स्टार्टकी दोष हम लोग पढ़ चुके हैं, फ्रैंकल दोष, अंतरकाशी दोष और यफ केंद्र तो सब पढ़ चुके हैं। केवल हम लोग यफ केंद्र के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आप यफ केंद्र अगर पूछता है तो आप इसको कैसे बताएंगे। तो कह सकते हैं कि यह एक नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष है। यह दोष या तो धातु परमाणु के बढ़ने से या धातु परमाणु के बढ़ से उत्पन्न हो जाता है। धातु परमाणु बढ़ने के रियायनों की कमी होती है। रियायन अंतरकाश से गायब होकर एक रिक्तता उत्पन्न करता है। यह रिक्तता इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, अतः विद्युत उदासीनता बनी रहती है। यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण यफ केंद्र कहलाता है, क्योंकि इस दोष के कारण क्रिस्टल रंग उत्पन्न करता है। उदाहरण, जब सोडियम क्लोराइड लवण को गर्म किया जाता है तो सोडियम परमाणु सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल पर जमा हो जाता है और क्लोरीन आयन लुप्त हो जाता है। सोडियम द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल पर जमा हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषण करते हैं और पीले रंग का उत्पन्न हो जाते हैं। चलिए उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 24 आपका है। कहता है कि एल्युमिनियम घनीय निबिड़ संकुलन संरचना में क्रिस्टलित होता है। इसका धात्विक अर्धव्यास 125 पिकोमीटर है। तो पहला कहता है कि एका कोष्ठिका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। दूसरा कहता है कि 1.0 सेंटीमीटर क्यूब एल्युमिनियम में कितने एका कोष्ठिका होंगे। तो पहला आपका है एल्युमिनियम घनीय निबिड़ संकुलन संरचना रखता है, तो FCC के समान होगा। तो ए बराबर 2 कली में 2 r, तो ए बराबर 2 कली में 2 का मान इतना, r का मान 125, तो 354 पिकोमीटर आ जाएगा। एका कोष्ठिका की कोर की लंबाई पूछ रहा है, तो 354 पिकोमीटर। ए क्यूब बराबर 354, 10 के ऊपर -10 पिको हटाएंगे तो 3 और हल करेंगे तो इतना। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में एका कोष्ठिका तो 1/, इतना, तो इतना आपका आ जाएगा 2.25 × 10 के पावर 22 आपका आ जाएगा।
उसके बाद से क्वेश्चन नंबर आता है आपका 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि NaCl को SrCl2 के 10⁻³ मोल प्रतिशत से डोपिंग किया जाए तो धनायनों की रिक्तिका का सांद्रण क्या होगा। तो आप इसको बता सकते हैं कि 10⁻³ मोल प्रतिशत SR यानी स्टैंटियम क्लोराइड के साथ NaCl को डोपिंग करने का अर्थ है कि 100 मोल NaCl को 10⁻³ मोल SrCl2 के साथ डोपिंग करना है। तो 1 मोल NaCl की डोपिंग होगी 10⁻³ या 500 10⁻⁵ मोल। प्रत्येक SR2 प्लस आयन एक धनायन रिक्तिका उत्पन्न करता है। तो अतः धनायन रिक्तिका की सांद्रता 10⁻5 मोल प्रति मोल NaCl। तो 10⁻5 गुणे अवगाद्रो संख्या 6.02 गुणे 10⁻23 तो सांद्रता आ जाएगा 6.02 गुणे 10⁻18। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 26 आपका है निम्नलिखित को उचित उदाहरण से समझाइए। लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, फेरी चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय सब हम लोग इसको पढ़ चुके हैं और कोई आपसे पूछेगा तो ये चीज़ को बता सकते हैं। इसके साथ ही ये पाठ का अंत